हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एमपीएस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में एमपीएस 004 का सब्जेक्ट है और उन सभी का जो एग्जाम है वो 3 सितंबर को होने वाला है। या फोर फर्दर जो भी स्टूडेंट्स एमपीएस 004 का स्टूडेंट्स होगा या फिर वो मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत को समझना चाहते हैं, मैक्स वेबर को जानना चाहते हैं, तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो गाइस, एज ऑलवेज कोई भी क्वेश्चन आप सभी स्टार्ट कर रहे हो तो उसका पहले आपको परिचय लेना होता है। यहाँ पर हम सिर्फ नौकरशाही सिद्धांत की ही बात करेंगे। आलोचना के लिए एक अलग वीडियो होगी, लेकिन आपको आलोचना अच्छे तरीके से जब समझ आएगी जब आपने नौकरशाही को अच्छे तरीके से समझा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आलोचना का क्वेश्चन अलग ही बनता है तो इसलिए उसे अलग ही डिस्कस करेंगे और मैक्स वेबर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं नौकरशाही के साथ में। तो मैक्स वेबर की जो नौकरशाही की जो व्यवस्थित अध्ययन की बात करें, तो नौकरशाही के ऊपर विचार की बात करें तो देने को तो बहुत सारे विद्वानों ने दिए, परंतु मैक्स वेबर ने नौकरशाही का जो सिद्धांत दिया वो एक सबसे व्यवस्थित ढंग से दिया है। और ये कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। कौन थे? समाजशास्त्री थे। इसके अलावा समाजशास्त्र के अलावा आप देखोगे अर्थशास्त्र में, इतिहास में और राजनीतिक विज्ञान में मैक्स वेबर का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ये एक जो है विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, एक फिलोसफर के रूप में जाने जाते हैं। कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे, आपको ध्यान रखना है। नौकरशाही के अध्ययन में मैक्स वेबर जो है वो क्या है? केंद्रित विषय रखते हैं। केंद्रित विषय का मतलब समझ में आप सभी को आना चाहिए कि अगर आप नौकरशाही की बात कर रहे हैं तो सबसे अच्छी और स्पष्ट जो व्यवस्था को नौकरशाही को एक्सप्लेन जिसने किया तो वो मैक्स वेबर थे। तो इन इसीलिए इनका जो स्थान है वो नौकरशाही के विचारों में सबसे केंद्रित स्थान इन्हीं का ही है। इन्होंने सैद्धांतिक ढांचे के रूप में सैद्धांतिक रूप से नौकरशाही को एक्सप्लेन किया है, जिस तरीके से रियलिटी में नौकरशाही है। वेबर की एक बुक है, उस बुक में इन्होंने की है, उनकी बुक का नाम है, यहाँ से आपको ऐसे डॉट डाल के लिखना है, बुक का नाम इंग्लिश में भी लिख दिया गया है, सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये बुक का नाम है। और इस बुक में नौकरशाही के आदर्श प्रकार बताए। इन्होंने नौकरशाही के प्रकार भी बताए, तो कितने प्रकार के होते हैं, नौकरशाही की क्या विशेषता है, उन्होंने इसका भी वर्णन किया है। ये इंट्रो चल रहा है जिसके अंतर्गत नौकरशाही को प्रशासन का तर्कपूर्ण या फिर आप कहे तो रैशनल व्यवस्था माना है। कैसा माना है? तर्कपूर्ण माना है। यानी प्रशासनिक व्यवस्था में नौकरशाही जो है वो एक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा जो है वो अकेला जो है या फिर जो शासक है वो अकेला शासन नहीं संभाल सकता। उसे कुछ ना कुछ ऐसे, जैसे नाव चलाने के लिए हम देखें, एक शिप को चलाने के लिए कुछ जो ड्राइवर होता है, उसका जो सेलर होता है, उसको क्या जरूरत पड़ती है? उसे क्रूमैन्स की जरूरत पड़ती है, क्रूमैन्स की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरीके से नौकरशाही यानी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सम्राट, राजा, शासक, इन सभी को नौकरशाही की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने सत्ता का वर्गीकरण का प्रयास किया। उन्होंने सत्ता यानी शासन जो है, सत्ता का मतलब होता है शासन, उन्होंने सत्ता का क्या किया है? वर्गीकरण किया है। और नौकरशाही जो सिद्धांत है उसको बताया है कि ये एक शासन का प्रमुख अंग है। क्या है ये? शासन के या प्रभुत्व के सिद्धांत का एक प्रमुख अंग है। इनके विचार से नौकरशाही सिद्धांत दीर्घ रूप से उल्लेखित है। यानी नौकरशाही जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, प्रशासन में। आप सभी इनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और तुलनात्मक अध्ययन दोनों में ही पढ़ते हैं। वेबर का मानना था कि नौकरशाही एक ऐसा संगठन है जिससे हम प्रशासन और अच्छे ढंग से कार्य कर सकते हैं। प्रशासन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। अब यहाँ पर मैक्स वेबर के बारे में थोड़ी सी बताई गई है बातें। जैसे इनका जन्म जो है वो कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1864 में। कहाँ पर हुआ? पश्चिमी जर्मनी में हुआ। और पश्चिमी जर्मनी में इनके जो पेरेंट्स थे वो कपड़ा निर्माण के कार्य से जुड़े थे, वहां पर इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी हुई और प्रारंभिक शिक्षा के बाद में ये हिडलबर्ग नामक एक विश्वविद्यालय था, यहाँ पर इन्होंने कानून की पढ़ाई करी। कौन सी पढ़ाई करी? कानून की पढ़ाई करी। इसके बाद में ये बर्लिन विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया? कानून के प्रशिक्षक के रूप में काम किया, यानी कानून के एक तरीके से ट्रेनर के रूप में इन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में काम किया। इसके बाद में 1920 में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है इनकी। इनकी प्रमुख रचनाएं द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हमने बात करी थी, सामाजिक और आर्थिक
सिद्धांत के बारे में। इसके बाद में आपको अगली भी बुक याद रखनी है, जनरल इकोनॉमी हिस्ट्री, जनरल इकोनॉमी हिस्ट्री, ये भी इनका क्या है, बुक है। अब हम बात करेंगे नौकरशाही का अर्थ के बारे में कि नौकरशाही की क्या अर्थ है, क्या अर्थ नहीं है। तो नौकरशाही का सामान्य अर्थ डेस्क सरकार से होता है, डेस्क गवर्नमेंट से होता है। ध्यान रखना है, जो डेस्क शब्द है ये फ्रेंच भाषा में जो है ब्यूरो का अर्थ होता है। आपने ब्यूरोक्रेसी सुना होगा और उसी को, ब्यूरोक्रेसी को ही नौकरशाही कहते हैं। आप सभी इंग्लिश में जरूर पढ़ लेंगे नौकरशाही। तो डेस्क सरकार यानी डेस्क गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, नौकरशाही को ही कहा जाता है। नौकरशाही जो ये शब्द है सबसे पहले सर्वप्रथम जो है 1745 में फ्रांस के एक नागरिक वेसेंट डी गॉर्नी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यानी नौकरशाही सबसे पहले इन विद्वान के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और वेबर के अनुसार नौकरशाही अधिकारियों एवं प्रशासनिक इकाइयों का एक ऐसा संगठन होता है। वेबर के अनुसार नौकरशाही के अंदर एक तो अधिकारी, प्रशासक, ये सब ऐसे संगठित होकर कार्य करते हैं जिससे अत्याधुनिक रूप से जो है प्रशासनिक व्यवस्था या आसानी से प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जाती है। क्योंकि इसके अंदर जो शक्ति है, शक्ति का विभाजन होता है, हर कोई अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर पाता है। अगली बात आप सबको ध्यान रखना है, पूंजीवादी व्यवस्था चलाने के लिए एक सफल निकाय की आवश्यकता पड़ती है। पूंजीवादी व्यवस्था को चलाने के लिए हमें एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जिसमें अधिकारियों का वर्गीकरण उनकी योग्यताओं के अनुसार होना चाहिए। ध्यान रखना है, जैसे पूंजीवादी समाज में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति की सैलरी अलग होती है, जैसे मजदूर की सैलरी अलग होती है। अगर हम फैक्ट्री के अंदर फॉरमैन की बात करेंगे तो उसकी सैलरी अलग होती है। फॉरमैन के ऊपर देखेंगे हम मैनेजर की तो उसकी सैलरी अलग होती है, और जो ऑनर होता है उसकी सैलरी भी अलग होती है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आएंगे सैलरी कम होती जाएगी, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे सैलरी बढ़ती जाएगी। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि उनके कार्यों का वर्गीकरण और उनकी जो सैलरी है उनकी योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। अब मैक्स वेबर ने प्राधिकार का वर्णन किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर जो है बेस्ट बुक क्या है, मैं इसके लिए एक अलग से बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का इग्नू का स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है, आप लोगों उससे बाहर कुछ नहीं पूछता और उससे बढ़िया आंसर आपको किसी किताब में भी नहीं मिल सकता। अगला है मैक्स वेबर ने, क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो बुक है कि ना, आपकी बुक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है। इवेंचुअली मैं आपको बता दूं कि सोल के जो मास्टर्स हैं, जो सोल्स के भी जो टीचर्स हैं, वो भी जो पढ़ाते हैं वो इग्नू की बुक से ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी बुक जो है वो बढ़िया बुक है, वो कहने की बात नहीं। या तो आप नॉर्मल बुक इनसे पढ़ सकते हो, अगर आप खरीदते हो तो आप राइटर्स की बुक ही पढ़ो, फिर उससे ज्यादा बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद में और हम जो आपको है सारे तरह के मटेरियल से मिक्स करके बढ़िया से बढ़िया आंसर आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। तो भाई ध्यान रखना है, मैक्स वेबर ने क्या किया है कि भाई उन्होंने जो है प्राधिकार को प्रभुत्व के रूप में समझा है। प्राधिकार को, प्राधिकार जैसे पर अधिकार, प्रभुत्व भी एक प्राधिकारी है, और उन्हें प्रभुत्व का शासन की बात करी। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग ही नौकरशाही पे नियंत्रण रखते हैं जिनके ऊपर पूरा प्रभुत्व होता है। जैसे पूंजीवादी समाज की बात करें तो पूंजीवादी समाज में जो अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग फैक्ट्री के मालिक होते हैं। पूंजीवादी समाज में अमीर लोग चुनाव लड़ पाते हैं तो वो सरकार भी बना लेते हैं, अमीर लोग ही पुलिस में भर्ती हो पाते हैं, अमीर लोग ही न्यायालय पे अपना कंट्रोल रखते हैं, अमीर लोग ही अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, सिर्फ गरीब लोग उनको चुनने के लिए होती है। तो ये बोलते हैं कि प्रभुत्व यानी जो प्राधिकार है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये जनता को क्या करती है, वैधता प्रदान करती है। वैधता प्रदान करने का मतलब सिंपल सा आप सभी के सामने यही है कि ये जनता को क्या करती है, वैधता प्रदान करती है, आप सभी को याद रखना है। और शक्ति का पालन करती है, जहां पर हर एक व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, अपने कार्य विभाजन होते हैं और हर किसी को अपने कार्य का पालन या अपनी शक्तियों का पालन करना पड़ता है, राजा से लेकर हर किसी को। मैक्स वेबर ने क्या किया, प्राधिकार को 3 वर्गों में पहचान करी है। प्राधिकार के प्रकार बात करें तो सबसे पहला आता है परंपरागत प्राधिकार। परंपरागत प्राधिकार के अंतर्गत निरंतर वैधता ग्रहण करती है, यानी एक के बाद एक सीक्वेंस चलता रहता है, और इसमें ये परंपराएं कई बार अधिकार की जो शासन की जो परंपरा होती है, प्राधिकार ऐसे नहीं, ऐसे लिखा रहेगा। प्राधिकार जो है वो कैसे होता है, प्राधिकार आप सभी को ध्यान रखना है कि ये परंपराओं से जुड़ी होती है। राजा है तो उसके पुत्र को मिलती है, फिर उसके पुत्र को मिलती है, तो ये परंपरा के अकॉर्डिंग चलती है। और इसके बाद में ध्यान रखना है आपको कि जो भी इस प्राधिकार का उपयोग करता है परंपरागत रूप से, उसे स्वामी कहा जाता है, और इस स्वामी की आज्ञा हर कोई पालन करता है, और उनके जो भी अनुयायी होते हैं, जो भी उनकी बातें मानते हैं, वो उनके अनुयायी कहलाते हैं। स्वामी को यह प्राधिकार वंश या परंपरा या समाज की परंपरा से प्राप्त होता है। ध्यान रखना है कि स्वामी को ये जो प्राधिकार है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये परंपरा से उसको
प्राप्त होता है। अधिकार पालन को ही आप सभी को ध्यान रखना है। अनुचायी या फिर प्रजा, यानी प्रजा ही क्या करती है, उनके अधिकारों का पालन करती है। ध्यान रखना है, ये आप वैसे आप सभी की जो मास्टर्स की बुक है उसके अंदर भी लिखा हुआ है, आप सभी को ध्यान रखना है। जैसे मैक्स वेबर जो है, तो एक सेकेंड, अधिकार की संरचना, एक सेकेंड, यहाँ देखिए, तो तीन परंपरागत हमने बताई, करिश्माई बताई और तार्किक आधार। तो परंपरागत जो अधिकार है इसमें ध्यान रखना है, इसके अंदर अधिकार जो है वो वैधता के आधार पर मिलते हैं। हो सकता है इसमें कई बार संपर्क, सच्चाई, रक्त संबंध भी हो सकते हैं, राजा का बेटा राजा जैसे बनता है। इसके अंदर हम ऐसी संरचना हमारी बनी होती है, तो यहाँ पर कम लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए इसको थोड़ा बेटर तरीके से बता रखा है। यहाँ पर मैंने आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमने उनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है या अनुयायी किन्हें कहा जाता है ये भी बता रखा है, और साथ ही साथ ये सभी के सभी उनके नियमों को बिल्कुल आसानी से या अच्छे तरीके से पालन करते हैं, आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में करिश्माई प्राधिकार, तो करिश्माई प्राधिकार क्या होता है, इसमें व्यक्ति विशिष्ट अपने गुणों के हिसाब से जो है उसे जनता अपने नेता चुनती है उसमें, क्योंकि कुछ खास गुण होते हैं और उसके जो वो खास गुण होते हैं उसे बाकी आम आबादी से अलग करते हैं। एक नायक या मसीहा के रूप में वो जनता के ऊपर होता है, और उसके जनता के ऊपर इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ गुण होते हैं खास, उसकी योग्यता होती है, और उसकी योग्यता के आधार पर बाकी सभी जो है शिष्य उसके बन जाते हैं। और अगर अनुयायी उसे पसंद नहीं आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अनुयायी उसे पसंद नहीं आते, अनुयायी को पसंद नहीं आया भाई, तो अनुयायी उसे हटा भी देते हैं। अगला है कानून व तार्किकता के आधार पर, तो कानून व तार्किकता का जो प्राधिकार है इसके अंतर्गत न्यायिक रूप से इसको लागू किया जाता है। किसके रूप से? न्यायिक रूप से। और संगठन के सभी सदस्य जितने भी प्राधिकार के अंदर होंगे वो सभी नौकरशाही को उनके पदों को उनके योग्यता के आधार पर उनको देते हैं। आप सभी को याद रखना है, इसे यहाँ वाला पॉइंट कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए। वैधानिक या तार्किक व्यवस्था, इसमें प्राधिकार क्या होता है? इसमें प्राधिकार अगर देखें तर्कों के आधार पे, कानूनों के आधार पे लिए जाते हैं। वेबर के अनुसार नौकरशाही एक विशिष्ट व्यवस्था होती है, खास व्यवस्था होती है, जिनका जुड़ाव तर्कों के आधार पे होती है। तर्कों के आधार पे होने का मतलब ये है कि जो भी राजा होता है, जो भी शासक वर्ग होता है, अगर उसे शासन की अधिकारिता या फिर उसे अधिकार प्राप्त होता है तो वो उसके तार्किक की वजह से, उनके पास कुछ खास गुण होते हैं, कुछ खास कौशल होते हैं, और ये जो खास गुण और कौशल होते हैं उनका उपयोग वह कानून व्यवस्था समाज में जो बनी रहती है उसके आधार पर ही वो यूज कर पाता है। ध्यान रखना है, 3 आधार से इसका वर्गीकरण किया गया है। प्राधिकार, तार्किक आधार, ठीक है, कानूनी आधार, आपका करिश्माई अधिकार। करिश्माई अधिकार में लोगों की एलिजिबिलिटी देखी जाती है। कानूनी आधार में कि हर एक व्यक्ति के लिए कानून बना होता है, वो कानून के अकॉर्डिंग ही करता है, और संगठन के सभी सदस्यों पर वो कानून बराबर से लागू होते हैं। ये तार्किक कानून कैसे होते हैं? न्याय संगत होते हैं कि हर कोई इसका क्या कर सके, अच्छे तरीके से यूज भी कर सके। आई होप आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके बाद में मैक्स वेबर ने क्या किया है? नौकरशाही की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया है। विशेषताएं बहुत इजी है, वैसे आपकी जो बुक है बुक के अंदर, तो अब अगर मैं बात करूं तो बस विशेषताएं ऐसे लिख दी हैं, जैसे पद सोपान की स्थिति है ना, या फिर भर्ती पद सोपान की स्थिति, ये मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, चिंता ना करो। लिखित नियम व विनिमय, निष्पक्षता, औपचारिकता, ये सारी चीजें इसके अंदर है। श्रम विभाजन होता है, जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है इन पॉइंट्स को। जैसे इसमें क्या होता है? श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन का मतलब होता है कि जब भी नौकरशाही होती है उन नौकरशाहियों को क्या किया जाता है? उनको विभाजित रूप से श्रम विभाजन होता है। देखो, कार्यों का विभाजन, श्रम विभाजन एक ही बात होती है। तो कार्यों का विभाजन मुख्य विशेषता है इसके अंदर। और कार्यों का विभाजन कैसे किया जाता है? उनकी योग्यताओं के आधार पे किया जाता है, उनके गुणों के आधार पे किया जाता है। दूसरा, हर किसी के लिए लिखित नियम होते हैं, चाहे निचला अधिकारी हो चाहे उच्च अधिकारी हो, सबके लिए नियम बने होते हैं। सभी अधिकारियों को कुछ नियमों का, लिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। और ये लिखित नियम जो है वेबर ने काफी अधिक बल दिया है कि हर जगह पर लिखित नियम होनी चाहिए, ताकि हर कोई अपनी तानाशाही ना कर सके, बड़ा प्रशासनिक व्यवस्था छोटों पे। अगला है पद सोपान का प्राधिकार, यानी तार्किक आधार पर पद सोपान का वितरण, आपके पदों का वितरण आपके तर्कों के आधार पर किया जाएगा। कर्मचारियों को उसी हिसाब से उनकी सैलरी, उसी हिसाब से उनका पद, उसी हिसाब से उनके कार्य निर्धारण किए जाते हैं। अब भाई योग्यताओं के आधार पर चयन होता है। अब योग्यता ये कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा होता है, कई बार कुछ ऐसे ही जांच पड़ताल के द्वारा हो जाता है, और कई बार इन अधिकारियों की नियुक्ति निष्पक्ष आधार पर की जाती है। ऐसा नहीं कि भेदभाव किया जाएगा, उनकी क्षमता, उनकी रुचि को भी ध्यान रखा जाता है कि जो उनका खुद का इंटरेस्ट है। और अगली बात हम करें तो स्थिति के अनुसार उनका
क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है स्थिति के अनुसार। का मतलब ये है कि भाई वर्तमान स्थिति में कैसे है। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति शासक है तो उसका कोई रिश्तेदार है तो उसके अपने रिश्तेदार को ही वो चुन लेगा, ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना है। इसमें समाज के हर पहलुओं में संतुलन बनाया जाता है और ये सारे के सारे पॉइंट्स आप सभी को लिखना है तो यहाँ से भी लिख सकते हो। बाकी वैसे ये जो नोट्स में मैंने आप लोगों को बता रखा है ये सफिशियंट है। आप लोग इतना आंसर लिख दोगे आप लोगों को अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और मुझे ये बात जरूर कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई आप इस वीडियो को लाइक करें। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो है वो सहारा ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय